हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों और मेरे साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं हूं भरत कुमार और आज हम देख रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब ये टॉपिक उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जो BA सेकेंड ईयर के हैं और जिनके पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है ना। और उस पॉलिटिकल साइंस BA सेकेंड ईयर वालों का पेपर फर्स्ट में ये टॉपिक ऑलरेडी है और ये उनके लिए भी अति इम्पोर्टेंट हो जाता है जो सीनियर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह हैं, तो उनके अंदर के टॉपिक आ रहा है। तो अब इस टॉपिक की जब हम बात करें तो आपको ये चीज़ें मैं बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थ और आवश्यकताएं कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, क्योंकि अपना जो पेपर है, ये जो फर्स्ट पेपर, इसमें तुलनात्मक राजनीति के ही ऊपर समीक्षा की गई है। इसके बारे में ये पूरा पेपर है कि तुलनात्मक राजनीति और इसके बाद इनके विभिन्न देशों के संविधान, उनकी शासन व्यवस्थाओं की तुलना भी होती है। तो तुलनात्मक राजनीति या हम कहेंगे तुलनात्मक पद्धति क्या है, प्रश्न सामने आता है कि तुलनात्मक पद्धति क्या है, अर्थ क्या है और क्यों ज़रूरत होती है इस तुलनात्मक राजनीति का, क्यों पढ़ते हैं तुलनात्मक राजनीति को। तो यही हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और जब आप ये चीज़ समझ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में भी है, तो एक चीज़ और करिएगा, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, जो मैं बता रहा हूँ, जो अच्छा लग रहा है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो नोट्स अगर आप खुद बनाते हो ना, तो उस नोट का मुकाबला कोई और कर ही नहीं सकता है। तो आपके खुद के नोट्स आपके लिए कहते हैं ना एक प्लस पॉइंट होगा, एडवांटेज होगा जो आप करेंगे, अदरवाइज इसकी शॉट भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। ध्यान रखेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। अब इस अर्थ की जब हम बात करें तो एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इस तुलना का मतलब क्या है। तुलनात्मक मेथड अपना जैसे ये है, तो इसको अगर इंग्लिश में हम कहें तो कंपैरेटिव मेथड। अभी कंपैरेटिव मेथड का मीन्स क्या होता है, तो तुलना तो आपको पता होगा, बिल्कुल तुलना एक तुलना होती है। यानी जैसे मैं बात करूँ कि इन दोनों में तुलना करूँ, ठीक है ना, पेन और उसका ढक्कन, तो ये तुलना हो गई कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है, कौन यूजफुल है, तो ये यूजफुल है। ये तो एक छोटी सी तुलना होगी जो हम एक वस्तुओं में करते हैं। लेकिन अगर यही तुलना हम राजनीति के अंतर्गत करें तब तो वही हमें इसमें समझना है। तो इसके लिए हमें तुलनात्मक पद्धति की ज़रूरत पड़ती है। जब हम राजनीति के अंतर्गत तुलना करते हैं तो हमें तुलनात्मक पद्धति की ज़रूरत पड़ती है, ये तो बिल्कुल आपको पता है। अब राजनीति विज्ञान में तुलना किन की करनी पड़ती है पद्धति के अंदर, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट डाउन भी करें, तो वो चीज़ें देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम बात करें कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम विभिन्न राज्यों के विभिन्न संस्थाओं की तुलना करते हैं, ये चीज़ तो आपको पता है। तो राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्था से अर्थ के रूप में देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्था से तुलना की जाती है। इस पद्धति को तुलना की जाती है, यह पद्धति कहलाती है तुलनात्मक पद्धति। अब इसके अंदर कैसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था, जिसकी किस राजनीतिक व्यवस्था से तुलना की जाती है। अब यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था क्या, किसको हम राजनीतिक व्यवस्था माने, तो हम देखते हैं। देखो राजनीतिक व्यवस्था में जैसे हम देखें राज्य की संस्था, ठीक है ना, उसके संगठन, उसके व्यवहार, प्रक्रिया, समझ में आ रहा है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके अलावा नीतियों एवं कार्यों का अध्ययन। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अब अमेरिका के राज्य में अमेरिका राज्य कैसा है और कैसे वहाँ की शासन व्यवस्था चलती है, तो जैसे हम इस दोनों को काउंट कर लेते हैं कि किसी राज्य की वहाँ की संस्था की तुलना करें, तो अमेरिका के राज्य की संस्था अगर हम भारत के राज्य की तुलना से करते हैं तो ये होगी तुलना। जैसे मान लीजिए अपने अमेरिका में जो सरकार जो होती है, जो मतलब जिसके द्वारा कानून बनता है, वो कहलाती है वहाँ पे कांग्रेस कहलाती है। क्या कहलाती है? कांग्रेस, ठीक है ना। अब इसी तरह भारत में जो कानून बनाने वाली व्यवस्था होती है वो होती है संसद। क्या होती है? संसद। तो एक देश की व्यवस्था का
राजनीतिक व्यवस्था का दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से जब अध्ययन किया जाता है और समझा जाता है कि इसमें क्यों बढ़िया व्यवस्था है, इस देश की शासन व्यवस्था क्यों बढ़िया चल रही है, इस देश की शासन व्यवस्था में क्या कमी है, तो इस तरह से एक देश की शासन व्यवस्था की दूसरे देश की शासन व्यवस्था से जब तुलना की जाती है तो वह तुलनात्मक पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? तुलनात्मक पद्धति। और तुलनात्मक पद्धति में आप अब समझ गए हैं कि तुलना मैंने कंपैरिजन, और किन कंपैरिजन, जो राजनीतिक व्यवस्था में जो चीज़ें आती हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ संगठन व्यवस्था वगैरह, तो इनका अध्ययन किया जाता है, तो यही कहलाता है तुलनात्मक पद्धति। जिन देशों के शासन व्यवस्थाओं की दूसरे देश के किसी अन्य देश की शासन व्यवस्था से तुलना करके हम जो समझते हैं, जो फर्क और अंतर हमें पता लगता है, जो उपयोगिता हमें मालूम होती है, उस मेथड को हम कहते हैं तुलनात्मक पद्धति। समझ में आ गया तुलनात्मक पद्धति क्या होता है? मैंने आपको अर्थ समझा दिया है। अब जैसे कुछ और चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं, अब इसको अपने किताब, जैसे ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं अरस्तु को, तो अरस्तु ने अपनी एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? हाँ बिल्कुल, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स लिखने से पहले उसने लगभग 158 अलग अलग देशों के बारे में अध्ययन किया, उनके संविधानों के बारे में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसने पॉलिटिक्स किताब लिखी थी। तो इसका मतलब तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक पद्धति की जो शुरुआत है वह किससे होती है? अरस्तु से। इसलिए अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक पद्धति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। ये ध्यान रखना, राजनीति के अंदर तुलनात्मक पद्धति का जनक किसे कहा जाता? अरस्तु को, क्योंकि उसके समय से उसने भी उस समय विभिन्न देशों के अलग अलग संविधानों को देखा, और देखने के बाद एक व्यवस्थित बनाई, एक अपनी पुस्तक, एक विचार अपने दिए। तो इस तरह से ये कंपैरिजन होता है। दूसरी हम बात करें एक और विचार की, जैसे तो मॉन्टेस्क्यू। किसकी बात करते हैं? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस की जब हम बात करें तो फ्रांस संविधान की ब्रिटेन संविधान से तुलना की। क्या की? मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस और ब्रिटेन के संविधान की तुलना की कि कौन सी शासन व्यवस्था है वो बढ़िया है और क्या शासन व्यवस्था लोगों के लिए उचित होनी चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू ने भी जब दो देशों की संविधान की तुलना की तो उस समय भी कौन सा मेथड यूज़ किया गया? तुलनात्मक मेथड यूज़ किया गया। तो इस तरह से मैंने ये भी समझा दिया है, और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि तुलनात्मक पद्धति क्या होती है। और अब जब आप एग्जाम्पल दें तब एक दो, जैसे कई एग्जाम में आ जाता है कि तुलनात्मक पद्धति क्या है, तो आपको ये समझाते हुए एक दो एग्जाम्पल देना है। क्या देना है? एग्जाम्पल, कि इस तरह से इन विद्वानों ने तुलना की है, तो ये तुलनात्मक पद्धति कहलाता है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट और याद भी रखनी है। जैसे मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बताऊँ तो आपको याद है कि आप हर रोज़ इसको समझते भी होंगे। क्या? भारत का संविधान। हाँ बिल्कुल। अब देख लीजिए, भारत का संविधान बना तो बनाने वाले जो संविधान निर्माता थे उन्होंने डायरेक्ट बैठे ही अकेले काम नहीं किया है। उनके बनाने वाले विभिन्न विद्वान अलग अलग देशों के संविधान को समझे, उनकी विशेषताओं को जाना कि क्यों फलाना देश अच्छा शासन कर रहा है, उस संविधान में क्या ऐसी बात है और किस संविधान में क्या चीज़ें हैं जो कम हैं। इस तरह से भारत के संविधान निर्माताओं ने भी विभिन्न अलग अलग देशों के संविधानों को समझा, यानी तुलना की, कंपेयर किया और अपने लिए एक मस्त बढ़िया सा और देश के लिए एक सर्वोच्च संविधान बनाया। तो इस तरह से तुलनात्मक पद्धति के द्वारा ही कहीं न कहीं भारतीय संविधान भी बना है। ये तो हो गया अपना अर्थ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये तुलना क्यों करनी पड़ती है? अब बात यहाँ पे आती है, अर्थ तो समझ गए। अब बात यहाँ पे आती है कि हमें तुलना क्यों करनी पड़ती है, तुलनात्मक पद्धति की क्यों ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ये चीज़ आपको पता है क्योंकि इतना कोई बड़ा ये सवाल भी नहीं है, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में लिखना होगा तो कुछ पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? कुछ पॉइंट, यानी ऐसे पॉइंट जो आपको पूरा उत्तर दिला सके, क्योंकि वर्तमान की अगर बात देखें तो कुछ बच्चों के नंबर कम क्यों आते हैं? इसका एक रीज़न है क्योंकि वो ढंग से लिखते नहीं हैं।
एक तो उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, दूसरा वो जो लिखते हैं कि एक गुड़ गोबर की तरह लिख देते हैं, जबकि क्लियरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पर परिभाषा लिखनी है, कहाँ पर पॉइंट के द्वारा समझाना है, ये चीज़ें तो होनी चाहिए ना, क्योंकि आगे वाला तो ये चाहेगा ना कि आप बढ़िया लिखें। अब पूरा आ रहा है लेकिन लिखने की व्यवस्था नहीं है तो वो बढ़िया आया हुआ भी पूरा आया हुआ भी कोई काम नहीं आता है, लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए। तो इसी के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सेकंड पेपर का जो प्लेटो है उसका एक टेस्ट मैंने लिया है बच्चों से, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना वो शायद आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो उसका मैं लाइव सॉल्यूशन है वो आपके सामने जल्द ही लेके आऊँगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और जुड़े रहना इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी ही आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कि तुलनात्मक पद्धति की ज़रूरत क्यों होती है। तुलनात्मक पद्धति की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं, जिससे क्या होगा, कुछ चीज़ें आपको हैं वो अच्छे से याद रह जाएगी। तो चीज़ें यहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट ज़रूरी होते हैं। अब जैसे कि ये पॉइंट आपको पता है तुलनात्मक राजनीति की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसको हम पहले पॉइंट से क्लियर करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य समानता और असमानताओं को समझना। राजनीतिक व्यवस्था भी जैसे मैंने बता दी कि अगर हम बात करें कि जैसे अभी बता दी मैंने, अमेरिका के अंदर कानून बनाने वाली व्यवस्था कौन सी होती है, कांग्रेस होती है, ठीक है। या हम बात करें कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना अगर हम बी कैटेगरी में भारत के राष्ट्रपति से तुलना करें, भारत के राष्ट्रपति से तुलना करें, तो इस तुलना से हमें ये समझ में आएगा कि क्या कॉमन चीज़ें जो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के मध्य समानता है और क्या असमानता है। इसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि क्यों वहाँ की शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक होती है और हमारी शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति होते हुए भी संसदीय व्यवस्था है, तो क्या समानता है क्या असमानता है, यह समझना है। इसीलिए हमें तुलना करनी पड़ती है और तुलनात्मक पद्धति का यूज करना पड़ता है। ये चीज़ें तो आपको सीधे से क्लियर है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा है संतुलन की स्थापना। हम इसलिए तुलनात्मक पद्धति का यूज करते हैं कि संतुलन है वो बनाया जा सके। अब संतुलन किस में बनाना है, तो देखिए कि तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था होते हैं उसकी परिवर्तन और स्थायित्व के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग शासन व्यवस्था थी, पहले राजतंत्र था, फिर तानाशाह शासन आ गया, अब लोकतंत्र है। तो इस तरह से विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को हम समझते हैं दूसरे देश की शासन व्यवस्थाओं से, और फिर हम समझते हैं कि इनको स्थायित्व बनाने के लिए क्या करें। एक लोकतंत्र को सफल बनाना है तो हम दूसरे लोकतंत्र के कुछ गुणों को तुलना करके देखते हैं कि क्यों फलाने देश में लोकतंत्र इतना बढ़िया है और इस वाले देश में लोकतंत्र की व्यवस्था क्यों सही नहीं चल रही है। तो इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि क्या कमी है जो उस देश को ज़रूरत है अपने लोकतंत्र को सुधारने के लिए। तो तुलना करने के दौरान हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में संतुलन बना सकते हैं और उसकी शासन व्यवस्था की एक नई सिरे से स्थापना कर सकते हैं और उस शासन व्यवस्था में स्थायित्व ला सकते हैं। समझ में आया? इसलिए तुलनात्मक राजनीति को करना जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट कि तुलनात्मक पद्धति की जरूरत होती है राजनीतिक व्यवस्थाओं की मांगों की प्रकृति को समझना, कि समय समय पर जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनकी मांग जो होती है उस मांग को समझना, उसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, तो उनकी समय के अकॉर्डिंग उनका नेचर समझना होगा कि क्या दोनों में कॉमन चीज़ें, क्या विभिन्नता है। इसके बाद उनकी क्या मांगें होती है, तो ये मांगें समझने के लिए उनकी प्रकृति को जानना है, उनके नेचर को जानना है। क्या जानना है? नेचर को। तो वो तुलनात्मक मेथड के जानेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से इन मांगों की प्रकृति को हम समझ सकते हैं कि क्यों इन मांगों की जरूरत होती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय लेने एवं उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या निश्चित प्रक्रियाएं होती हैं। एक अधिनायक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने के लिए क्या तरीके होते हैं। एक लोकतंत्र में कैसे निर्णय लिए जाते हैं और एक अधिशात्मक व्यवस्था में कैसे निर्णय लिए जाते हैं, इनको समझना है, इनके नेचर को समझना है। और इन व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर अच्छा बनाना है तो कैसे
किन तरीक़ों से किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को श्रेष्ठ व्यवस्था बनाई जा सके, तो हमें उनकी मांग की प्रकृति को समझना होगा कि फलानी व्यवस्था में जो ये मांग कर रहे हैं कि शासन व्यवस्था को और सुधारा जाए, तो क्या ज़रूरत पड़ती है उनके लिए। इसको नेचर को समझना होगा, लोगों के नेचर, उनकी व्यवस्थाओं को समझना होगा, तभी उनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है। और इस तरह से ये काम तुलनात्मक पद्धति के द्वारा होता है। फिर आती है कि तुलनात्मक राजनीति की पद्धति की जरूरत होती है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं की चुनौतियों को समझना है। समय के अनुसार राजनीति के सामने कुछ चुनौतियाँ आती है। क्या आती है? चुनौतियाँ। अब उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें तुलना करनी पड़ती है, विभिन्न कंपैरिजन अध्ययन करने पड़ते हैं, तब हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं। कहते हैं ना कि हमें अपने आप को एक मजबूत बनाना है, तो मजबूत बनाने के लिए हमें हर नॉलेज और हर अध्ययन को समझना होगा। जैसा कि अगर हम देखें तो आर्थिक उदारीकरण और वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास से इस प्रकार की चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं कि फलाने देश में काफ़ी चीज़ें इसलिए डेवलपमेंट है क्योंकि वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास है, और इस देश की जो व्यवस्था है वो उतनी नहीं है, इतना वो विकसित नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? चुनौतियों का सामना करना। क्यों वो देश जो है वह कमज़ोर है दूसरों के मुकाबले, तो ये तुलना हमें उनके क्या करना पड़ेगा? चुनौतियों को समझ के पूरा करना पड़ेगा। और इस तरह से विकासशील और विकसित देश, इनके सामाजिक और आर्थिक नीतियों की व्यवस्थाओं को समझना होगा, उनकी दिशा समझनी होगी, ताकि हम एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बना सके। तो ये तुलना करने के बाद ही होता है। तो मोटे तौर पे हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया जिसके द्वारा हमें तुलनात्मक पद्धति की ज़रूरत पड़ती है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखिए कि तुलनात्मक पद्धति को अप्लाई करने से पहले, हम तुलनात्मक पद्धति को यूज करें उससे पहले कुछ कंडीशंस होती है। क्या होती हैं? कुछ कंडीशंस। यानी हमें तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को शुरू करने से पहले क्या चीज़ें हैं वो जाननी हैं, क्या चीज़ें हैं जो समझनी है, ज़रूरत को हमें समझना है। समझ में आ रहा होगा? यानी तुलनात्मक राजनीति को हम अगर कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि कब तुलना की जाए, उसके लिए क्या समझना है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ और वो चीज़ आपको समझना है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और अगर आपने ये चीज़ें क्लियर समझ ली तो मेरा यकीन मानिए आपका पेपर सबसे अव्वल दर्जे का बन के आएगा। तो अभी अपना जो पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा कि तुलनात्मक राजनीति से पूर्व की, तुलनात्मक राजनीति के पूर्व की आवश्यकताएं। तुलनात्मक पद्धति पढ़ रहे हैं। तुलनात्मक राजनीति के पूर्व की, पूर्व यानी पहले, यहाँ पे समझिए। जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई देश तुलनात्मक राजनीति या कोई भी अगर स्टूडेंट ही तुलनात्मक अध्ययन को पढ़ना चाहता है, विभिन्न देशों के शासन व्यवस्था की तुलना करना चाहता है, तो उसे क्या समझना होगा? यानी हमें तुलनात्मक पद्धति को यूज करने से पहले क्या आवश्यकताएं हैं वो पूरी करनी है, क्या ज़रूरत है जो पूरी करनी है। समझ में आ रहा होगा? तो पहली चीज़ हम पॉइंट से शुरू कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो आप कृपया करके इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। और एग्जाम में अगर आप पॉइंट से लिखा तो बेझिझक हो जाइए, अच्छे नंबर डायरेक्टली और गारंटी से आएंगे। तो सेन के इकाई के सेन के रूप में स्थायी, इकाई के चयन, जो हम भी इकाई यूनिट जो ले रहे हैं तुलना करने के लिए, तो सेन के रूप में, सेन के रूप में जो भी ढांचा हमारे सामने आ रहा है, एक प्रत्याशित ढांचा, अब समझिए इसको। देखिए, जैसे हम बात कर लें, अगर हम भारत के, या हम ऐसा बात करते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की तुलना अगर भारत के
सरपंच से करें, किससे करें? सरपंच से, तो ये तुलना लॉजिक है क्या? तो इसलिए तुलना करने से पहले हमें ये देखना है कि हम किन का चयन कर रहे हैं। उनका एक ढांचा होना चाहिए, उनकी एक व्यवस्थित दिशा होनी चाहिए। हम उटपटांग तुलना करने से एक तुलना का समय व्यर्थ होगा, दूसरा तुलना के दौरान जो रिजल्ट चाहिए वो भी नहीं आएगा। तो तुलना के लिए हम जो भी चयन करें उसका एक प्रत्याशी ढांचा होना चाहिए, नहीं तो परिणाम गलत आ सकते हैं और उसका रिजल्ट नहीं निकल सकता है। तो तुलना के आधार पर हम इन इकाइयों के मध्य संबंध को किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे और न ही इनका स्पष्टीकरण हो सकता है। इसलिए तुलना करने के लिए हमें, जैसे अब ये तुलना का रिजल्ट कोई नहीं आ सकता, ऐसी तुलना अनयूजफुल है, तो हमें क्या करना होता है? तुलना करने के लिए जैसे भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना करिए तो वो तुलना हमारे राष्ट्रपति से करिए, भारत के राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से करिए, तो ये तुलना करने से तुलना है वो सही भी होती है, परिणाम भी सही आएगा और ये उपयोगी भी है। तो सबसे पहले तुलना करने से पहले ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है। दूसरी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, यानी दूसरा पॉइंट कि तुलनात्मक पद्धति का यूज करने से पूर्व हमें क्या ज़रूरत पड़ती है और चीज़ों की। तो प्रत्येक इकाइयों को परिभाषित प्रत्यय इकाइयों की बात करें, परिभाषितता, इस पॉइंट को समझ लीजिए। पॉइंट समझना ज़रूरी है ताकि आप अपना खुद का पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें तो तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में केवल इस पद्धति की प्रत्यय इकाई को सुना जाना चाहिए जिसकी परिभाषा हो। यानी जैसे हम बात करें अमेरिका को ले लेते हैं तो, और किसी ऐसे देश को ले लेते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो वो तुलना नहीं होती। जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती है उसकी तुलना भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं जैसे एक चीज़ बताऊँ कि इकाई का चयन करते समय इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो जो इकाइयाँ हैं संबंधित समय, स्थान और प्रकृति के बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं अपने 1952 के समय के पीएम की, ठीक है, और वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति की, ठीक है, या फिर इस समय के 1952 के भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के वर्तमान के राष्ट्रपति की तुलना करें तो ये तुलना है वह सही नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? प्रत्येक इकाइयों की परिभाषा संभव नहीं है, इनका समय तत्कालिक समय नहीं है, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बन गया था और वर्तमान परिस्थितियाँ अलग है, तो ये भी सही रिजल्ट नहीं दे सकता है अगर उसकी परिभाषा निकालें। इसको मैं और अच्छे से क्लियर करूँ तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण जैसे प्रत्ययों की परिभाषा संभव है, लेकिन लोकतंत्र और समाजवाद की आज तक कोई परिभाषा नहीं है। यानी अगर आपको मैं बताऊं कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण क्या है, राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण अगर इनकी तुलना करते हैं तो बिल्कुल तुलना हो जाएगी, क्योंकि राजनीतिक विकास का एक अलग क्राइटेरिया होता है, राजनीतिक समाजीकरण एक समाज, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक समाज की व्यवस्था पर डिपेंड करता है। समाजीकरण राजनीति को सामाजिक बनाना चाहता है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट कहता है कि राजनीति का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो इस तरह से इनकी एक परिभाषा है जिसको हम ध्यान में रखते हुए इनकी तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह की जो होती है, किसी की परिभाषा देखकर उसकी तुलना करें तो उसको ही तुलना करना चाहिए, अनयूजफुल थिंग्स है वो उसको नहीं लाना चाहिए। जैसे कि लोकतंत्र और समाजवाद की तुलना करें, अगर हम लोकतंत्र और समाजवाद की तुलना करें तो इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के विचार लगभग कॉमन है और बार बार बदलते रहते हैं, तो इसकी तुलना भी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तुलना करने से पहले इसको ध्यान में रखा जाए। फिर बात करें तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक अध्ययन को शामिल मतलब अप्लाई करने से, अध्ययन करने से पहले शोध के केंद्र की सुनिश्चितता, या हम कहें कि तुलना योग्य प्रत्याशी विषय होने चाहिए। तुलना के लिए योग्य प्रत्याशी विषय या योग्य प्रत्ययी विषय, और ये विषय होने से केंद्र की ओर,
कहाँ होना चाहिए, केंद्र की ओर। जैसे बात कर लें कि तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग को विभिन्न सार्थक और अगर उपयोगी बनाना है और तुलनात्मक अध्ययन को अगर हमारे अध्ययन के लिए करना है, यानी तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा, तुलनात्मक पद्धति के द्वारा अगर हमें अपना अध्ययन जारी रखना है तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि कुछ लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि हम निरर्थक तथ्यों की अगर तुलना करें तो इसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता। यानी हम तुलना कर रहे हैं तो तुलना के दौरान हमें क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य हमें पता होना चाहिए कि हम फलाने वस्तुओं की तुलना क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जानना है, ये पता होना चाहिए। यानी लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य पता होना चाहिए, तभी हम तुलना करते तो हमें वो चीज़ मालूम होगी। वरना हम एक देश की दूसरे देश से तुलना कर रहे हैं, बस ऐसी तुलना कर रहे हैं, हमें जानना नहीं है, कुछ समझना नहीं है कि क्या व्यवस्था है और किस देश को क्या ज़रूरत होती है। हमें अगर उस देश की तुलना करने से, उसके लिए तुलना करने से हमें अगर उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है तो तुलना क्यों करें। तो तुलना तभी उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है जब तुलना के पीछे हमारा कोई मकसद और लक्ष्य होता है। तो इस तरह से आज के लेसन में मैंने बहुत ही बखूबी से 2 पॉइंट क्लियर किया आपके कि तुलनात्मक पद्धति का अर्थ क्या है और आवश्यकता क्या है। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलनात्मक राजनीति के स्टेप क्या है, शरण क्या है, और बाद में हम देखेंगे तुलनात्मक पद्धति का विषय क्षेत्र जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने वाले के लिए। तो इस तरह के कॉलेज के सभी क्लास की और इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। मिलेंगे आपसे रूबरू दोबारा, तब तक के लिए थैंक यू।